हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। तो आप लोग का स्वागत है चिल्ड्रन चॉइस एकेडमी में। बच्चे, मैं आपके लिए लेकर आया हूँ एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन सीरीज। इस सीरीज में मैं आपको करवाऊंगा डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन ऑफ एनसीईआरटी। और ये जो लाइन बाय लाइन एनसीईआरटी है, ये आपके हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बेनिफिशियल होगा। और साथ के साथ अगर आप क्लास 8th में हो और 8th का आपका पेपर है और 8th की तैयारी अच्छे से करना चाहते हो, बिल्कुल उसके लिए भी बेस्ट है। ठीक है भाई। तो पहला जो चैप्टर है वो आपका है क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। बस मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। वो रिक्वेस्ट ये है कि आप अपने एनसीईआरटी लेके बैठना। और मैं जो जो लाइन को यहाँ पे अंडरलाइन करूंगा, जहाँ जहाँ पे मैं हाईलाइट लिखूँ करूंगा, और मैं जहाँ पे कुछ कुछ पॉइंट लिखूंगा, प्लीज उसे नोट डाउन जरूर करते रहना और हाईलाइट जरूर करना और अंडरलाइन जरूर करना। बस इतना सा आपको करना है। ठीक है भाई। चलो फिर देखते हैं। तो आपका जो एनसीईआरटी का जो पहला पैराग्राफ है, क्या कह रहा है। पहली and भोजू went to their uncle's house during the summer vacation. Their uncle is a farmer, है ना। Their uncle is a farmer. One day they saw some tools like खुरपी, सिकिल, सेवल्स and a plough in a field. देखो इसको थोड़ा सा समझते हैं, क्योंकि यहाँ पे ये लाइन आपको समझने के लिए बिल्कुल है। तो इसमें क्या कह रहा है कि पहले ने भोजू है, तो दो हैं, दोनों कहाँ जा रहे हैं मेरे भाई, दोनों अंकल के घर जा रहे हैं। कब? समर छुट्टी, वेकेशन मनाने के लिए जा रहे हैं। छुट्टी में चलो भाई आते हैं, घूम के आते हैं। और उसके अंकल क्या है मेरे भाई, उसके अंकल है फार्मर है। ठीक है। तो उसके अंकल क्या है, फार्मर है। और फार्मर है तो जब वो अपने अंकल के साथ घूमने जाते हैं फील्ड वगैरह में, तो उसको वहाँ पे कुछ टूल्स नजर आते हैं। और उस टूल से क्या क्या देखते हैं, उन्होंने क्या क्या देखा, उसने देखा खुरपी देखा, उन्होंने प्लव देखा, कुछ इसी टाइप का अलग अलग टूल्स उन्होंने देखा। अब ये सोच रहे हैं, आई वांट टू नो, ये कह रहे हैं आई वांट टू नो वेयर एंड हाउ वी यूज देयर टूल्स। और वो सोच रहे हैं भाई इसको हम कहाँ और कैसे यूज करते हैं। बस इस चैप्टर में इसी को हमें जानना है कि खुरपी कहाँ यूज होता है, सिकिल से कहाँ यूज होते हैं, और कौन सा प्रोसेस होता है, क्यों यूज करते हैं, अलग अलग टाइप के प्रोसेस हैं। आपको ये सारी चीज का आंसर बिल्कुल आपको एंड तक इस चैप्टर में मिल जाएगा। ठीक है। चलो फिर आगे देखते हैं। आगे आपका एनसीईआरटी क्या कह रहा है। यू हैव लर्न दैट ऑल लिविंग, यू हैव क्या है, यू हैव लर्न दैट ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म रिक्वायर फूड। आपने ऑलरेडी पढ़ रखा है कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म, देखो ऑल लिविंग, नॉन लिविंग नहीं मेरे भाई, ध्यान देना यहाँ पे। ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म रिक्वायर फूड, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है सबको किस चीज की जरूरत होती है मेरे भाई, फूड की जरूरत होती है। प्लांट कैन मेक देयर ओन फूड देमसेल्फ, जो प्लांट होता है वो फूड खुद से बनाता है। क्या आप उसको बना के देते हो, ऐसा है क्या? नहीं मेरे भाई, जो प्लांट होता है वो अपना खाना खुद बनाता है। ऐसा तो थोड़ी नहीं वो कहीं रेस्टोरेंट में चले गए, चलो भाई पिज्जा लाओ, अरे बर्गर लाओ, ऐसा कुछ है क्या? नहीं, वो खुद से खाना बनाते हैं। तो बताओ, आपसे मेरी क्वेश्चन ये है कि कौन सा प्रोसेस से प्लांट अपना फूड बनाता है खुद से, बताओ प्रोसेस का नाम जल्दी से बताओ। आपने ऑलरेडी क्लास 7th में पढ़ रखा है। चलो मैं बता देता हूँ, जो प्रोसेस का नाम है, प्रोसेस को क्या कहते हैं मेरे भाई, फोटोसिंथेसिस। बिल्कुल आपने बुक में लिख लेना, और ये आपको ये क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। ठीक है ना भाई, बिल्कुल। आगे देखो क्या है, कैन यू रिकॉल हाउ ग्रीन प्लांट है। भाई क्वेश्चन पूछा है, क्या आपको याद है कि जो ग्रीन प्लांट रहता है वो अपना फूड कैसे बनाता है? तो कौन सा प्रोसेस से बनाता? फोटोसिंथेसिस प्रोसेस से बनाता। ऑलरेडी मैंने आपको लिखवा दिया है। अब आते हैं आगे, देखो एनिमल इंक्लूडिंग ह्यूमन, एनिमल इंक्लूडिंग ह्यूमन कैन नोट है, नोट में इसके अंडरलाइन जरूर कर लेना अपने एनसीईआरटी बुक में। कैन नोट नोट मेक दी ऑन फूड, जो एनिमल होते हैं या ह्यूमन बींग्स होते हैं वो अपना खाना खुद से नहीं बनाता है। आप ये मत बोलना कि सर मैं तो किचन में खाना बनाता हूँ या बनाती हूँ। अरे अरे अरे, नहीं नहीं नहीं, वो किचन अलग चीज है, ये अलग बात है। क्या आप किचन में मतलब कि क्लोरोफिल की हेल्प से खाना बनाते हो, सनलाइट की हेल्प से खाना नहीं, आपको बना बनाया मिला भाई, प्लांट को जाते हो बस गर्म करके खा जाते हो, ऐसा है ना। तो ये मत बोलना कि सर मैं तो खाना बना के खाता हूँ या खाती हूँ, गलत बात है ये, है ना। हम लोग नहीं बनाते हैं अपना खाना खुद से। और हम लोग किस पे डिपेंड होते हैं मेरे भाई, हम लोग एनिमल या प्लांट पे डिपेंड होते हैं। आई होप कि आपको समझ में आ गया। सो वेयर डू एनिमल गेट, आप पूछ रहा है बताओ, जो एनिमल होता है वो अगर हम लोग खुद से अगर खाना नहीं बनाते हैं तो एनिमल, हम लोग खाना कहाँ से लेते हैं, हम किस पे डिपेंड होते हैं भाई, तो मैंने आपको बताया। तो हम लोग जो अपना खाना लेते हैं, अपना भोजन लेते हैं, वो कहाँ से लेते हैं भाई, या तो डायरेक्ट प्लांट को खा जाते हैं, ठीक है, या तो डायरेक्ट एनिमल को खाते हैं। बिल्कुल हम लोग प्लांट या एनिमल पे डिपेंड होते हैं। आगे देखते हैं। बट फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाई डू वी हैव टू ईट फूड। आप सबसे पहला ये कहना चाह रहा, बताओ मुझे कि हमें फूड की जरूरत ही क्यों है, मैं खाना क्यों ही बनाऊं भाई, मेरे बगैर खाए तो जिंदे रह सकते हैं, ऐसा है क्या? नहीं, आपको खाने की जरूरत होती है। बिल्कुल वही पूछ रहा है, क्यों, वाई। अभी वाई का आंसर मैं आपको देता हूँ अच्छे तरीके से। अब मुझे बताओ एक ही में, चलो आगे देखता हूँ थोड़ा सा। देखो यू ऑलरेडी नो दैट एनर्जी फ्रॉम द फूड इज यूटिलाइज्ड बाय द ऑर्गेनिज्म। आप ऑलरेडी आप जानते हो कि आप जो खाना खाते हो, खाना खाने से क्या मिलता है आपको मेरे भाई, एनर्जी मिलता है ना, एनर्जी मिलता है। और उसको हम यूटिलाइज करते हैं, उससे हम बहुत सारा वेरियस वेरियस फंक्शन करते हैं। वेरियस फंक्शन, जैसे फंक्शन लाइक क्या, कौन कौन सा फंक्शन करते हो भाई, डाइजेशन हो गया, रेस्पिरेशन हो गया, एक्सक्रीशन, ये सब जो होता है ये एनर्जी के हेल्प से ही होता है।
विदाउट एनर्जी आपके अंदर जो प्रोसेस चलते हैं बॉडी के अंदर वो सब नहीं होगा। चलो इसे मैं थोड़ा समराइज करता हूँ। देखो क्या कह रहा है, जैसे आप खाना क्यों खाते हो, देखो मेरे भाई मैं थोड़ा सा इसे लिख लिया, बिल्कुल आप भी नोट डाउन करते जाना। देखो फूड है, फूड से आपको क्या मिलेगा भाई मेरे, फूड से आपको मिलेगा एनर्जी। फूड से जब एनर्जी मिलेगा तो उस एनर्जी से आपका बॉडी क्या करता है, बॉडी के अंदर बहुत से फंक्शन चलते हैं। बॉडी फंक्शंस अभी और मैंने बताया है। अब बॉडी फंक्शन का अगर मैं नाम लिख दूं तो कौन-कौन सा फंक्शन चलता है मेरे भाई, बहुत से चलते हैं। कुछ 1-2 एग्जांपल लिख दो जो आपके एनसीईआरटी में गिवन है। जैसे डाइजेशन, यहाँ पे देखो डाइजेशन क्या बता रहा है भाई, कि आपका बॉडी में जो डाइजेशन चलता है वो किसके हेल्प से चलता है मेरे भाई, उसके लिए बिल्कुल आपको एनर्जी की जरूरत होती है। और जैसे अब रेस्पिरेशन चलता है, जैसे यहाँ पे एक्सक्रीशन दे रखा है, बिल्कुल आप नोट डाउन कर लेना। ये सारे चीज जो है ये किसके हेल्प से चलता है मेरे भाई, ये सब डिपेंड होता है किस पे, एनर्जी पे। और एनर्जी आपका कहाँ से मिल रहा है, फूड से मिल रहा है। इसलिए आपको फूड खाना बहुत जरूरी है। अगर आप खाना ही नहीं खाओगे तो आपको एनर्जी कहाँ से मिलेगा, अगर एनर्जी नहीं मिलेगा तो बॉडी का ये सारे फंक्शन कैसे चलेंगे, अगर ये फंक्शन ही नहीं चलेंगे तो आप जिंदे कैसे रहोगे। समझ में आया ना फूड का इंपॉर्टेंस क्या है, बिल्कुल फूड का बहुत इंपॉर्टेंस है। चलो फिर आगे देखते हैं। आगे कह रहा है कि ऑन इन ऑर्डर टू प्रोवाइड फूड और लार्ज पॉपुलेशन, देखो आप क्वेश्चन देखो यहाँ पे अच्छी समझने वाली है, इसको मैं बिल्कुल ऐसे स्टार पॉइंट आप लगा लिया एनसीईआरटी में, अच्छा लाइन है ये, बहुत बेहतरीन लाइन है। तो देखो यहाँ पे कह रहा है कि हमारे इंडिया में या कहीं भी देखो बहुत ज्यादा लार्ज पॉपुलेशन है। क्या छोटा मोटा पॉपुलेशन थोड़े हैं, 10-20 लोग तो नहीं है कि भाई चलो भाई खाना ऐसे नॉर्मल बना, नहीं, बहुत से पॉपुलेशन आपको पता ही है। तो उसके लिए उतने पॉपुलेशन को खाना पहुंचे। अब मैंने आपको खाना का इंपॉर्टेंस बता दिया ऑलरेडी कि खाना क्यों जरूरी है। अब भाई हर इंसान तो चाहेगा मैं जिंदा रहूं, थोड़ी ना कोई चाहे मैं मर जाऊं, ऐसा कोई चाहेगा नहीं ना, कोई नहीं चाहेगा। तो सबको खाने की जरूरत कहीं ना कहीं जरूर है। तो भाई उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, रेगुलर प्रोडक्शन, जैसे फूड का रेगुलर प्रोडक्शन करना पड़ेगा, उसका प्रॉपर मैनेजमेंट करना होगा और उसको डिस्ट्रीब्यूट करना होगा, नेसेसरी है ना, उसको अच्छे तरीके से डिस्ट्रीब्यूट करना होगा। तो ये 3 चीज पे आपका डिपेंड करता है कि आप लार्ज पॉपुलेशन तक खाना पहुंचा सकते हो। अगर इसमें से कोई भी एक मिसिंग रहा, जैसे आपने रेगुलर प्रोडक्शन ही नहीं किया तो भाई खाना कहाँ से आएंगे। अगर आपने प्रॉपर उसका प्रोडक्शन कर दिया लेकिन उसका मैनेजमेंट ही नहीं किया तो कैसे खाना ज्यादा लोग तक पहुंचेगा। डिस्ट्रीब्यूट ही नहीं किया, भाई आप खाना बना लिए, चलो खाना बना के किचन में ही रख दिए, किसी को खाने दोगे नहीं तो क्या खाना पहुंच जाएगा ऑटोमेटिक, चल भाई आप मुझे खा ले, ऐसा क्या, नहीं ऐसा नहीं होता है। ठीक है, आई होप कि आपको समझ में आया। बिल्कुल ये सारी चीजें अभी मैं आपको डिटेल में बताने वाला हूँ, बिल्कुल आपके एनसीईआरटी में सारी चीज गिवन है। आगे में देखो अब आते हैं टॉपिक पे। आपका जो टॉपिक है एग्रीकल्चर प्रैक्टिस, तो यही सब चीज जो खाना पीना है किस पे बेस्ड है मेरे भाई, एग्रीकल्चर पे बेस्ड है। तो थोड़ा सा देखो आपके इस बार एएमयू के अंदर ये वाले बॉक्स से सिर्फ क्वेश्चन आए हुए थे, है ना। देखो यहाँ पे इस वाले बॉक्स से आपने अगर देखा होगा पीवाई को, देखो यहाँ पे थोड़ा सा मैं दिखा दूं आपको कि बॉक्स से क्यों जरूरी है। देखो इस बार आपसे क्वेश्चन पूछा था भाई, मुझे बताएंगे कि जो पेडी है वो कैसा प्लांट है ना, पेडी कैसा प्लांट है, बस ये सारा क्वेश्चन थोड़ा सा आपसे पूछ लेता है। तो अब मैं को बताता हूँ आगे। अब देखो यहाँ पे इस बॉक्स में क्या कह रहा है, टिल इतना बीसी पीपल वर नोमैटिक, बताओ मतलब कि 10,000 बीसीई पहले से इंसान जो थे वो कैसे थे, नोमैटिक से थे। नोमैटिक से किसको कहते हैं मेरे भाई, जो अपना अपना मतलब जो देखो एक तो होता है कि खाना पीना अच्छा से एग्रीकल्चर करे, एक फील्ड से एक फील्ड हो, यहाँ पे एग्रीकल्चर खाना अपना मतलब कि पहले यहाँ पे क्या करे, गेहूं चावल मतलब उपजाए और उसे अच्छे से खाए। लेकिन एक ऐसा इंसान होता है जो भटक भटक के हर जगह से यहाँ से कुछ वहां से कुछ इस तरीके से खाना खाते हैं, तो उसको हम नोमैटिक्स कहते हैं। दे वर वंडरिंग, है ना, जो अलग अलग जगह क्या करते हैं, मतलब इधर उधर जाते रहते हैं, प्लेस टू प्लेस सर्च, किसके लिए सर्च कर, फूड के लिए, खाना के लिए भटकते रहते हैं यहाँ, मतलब उसको हम कहते हैं नोमैटिक्स कहते हैं। आई होप कि आपको इतना सा बस समझ में आ गया, इससे ज्यादा आपको यहाँ पे जरूरत है नहीं। उसके बाद आपने देखा होगा, उसके बाद लोग जब थोड़ा समझदार हुए तो वो क्या करने लगे, एनिमल को हंटिंग करने लगे, है ना, उसके बाद फूड वगैरह वहां से खाने, फिर धीरे धीरे उसने एग्रीकल्चर करना स्टार्ट कर दिया। आगे देखो मेन आपका टॉपिक आता है वेन प्लांट ऑफ सेम, देखो यहाँ पे इसे जरूर आप हाईलाइट करके रखना, बहुत बेहतरीन टॉपिक है, बहुत बेहतरीन ऐसे डेफिनेशन क्वेश्चन इससे आ सकता है। बिल्कुल कह रहा है व्हेन प्लांट ऑफ सेम काइंड, कहाँ लाइन, सेम काइंड आर कल्टिवेटेड इन वन प्लेस ऑन अ लार्ज स्केल इज कॉल्ड क्रॉप। आपसे क्वेश्चन पूछेगा बताओ क्रॉप क्या है, तो क्रॉप के लिए आपको 3 चीज आपको पता होना चाहिए कि ये सबसे पहले सेम काइंड का होना चाहिए और ये लार्ज स्केल में होना चाहिए और वन प्लेस में होना चाहिए। ठीक है, तो इसको हम क्रॉप कहते हैं। सपोज देखो मैं आपको थोड़ा सा समझाने की कोशिश करता हूँ, ये आपका फील्ड है, ये क्या है, एक फील्ड है। तो इस फील्ड में आपने क्रॉप बोया, ठीक है, देखो ये क्रॉप है, थोड़ा कलर चेंज कर लूं, मैं कलर चेंज कर लूं, देखो ये आप क्रॉप है। तो इसमें देखो एक तो लार्ज स्केल होना चाहिए और सेम काइंड है। यहाँ पे मैं जो क्रॉप कर रहा हूँ ये सेम काइंड का क्रॉप होगा, तभी इसको हम क्रॉप कह सकते हैं। अगर मैं यहाँ पे डिफरेंट क्रॉप में मैं सोचा थोड़ा सा गेहूं का भी कर दूं, थोड़ा धान का कर दूं, थोड़ा सा पेडी कर दूं, थोड़ा वेट कर दूं, तो ये नहीं, फिर ये क्रॉप नहीं कहलाएगा। तो हमेशा मेन कंडीशन है क्या, ये सेम काइंड का होना चाहिए। ध्यान रखना, अगर आपसे डेफिनेशन पूछ ले बताओ क्रॉप क्या है, तो 3 मेन पॉइंट है, सेम काइंड, वन प्लेस, लार्ज स्केल, ये 3 मेन पॉइंट है, इससे आप डेफिनेशन बन जाएगा। ठीक है, जैसे आपको एग्जांपल दे, फॉर एग्जांपल क्रॉप ऑफ वेट मींस
ऑल देखिए यहाँ पे एग्जांपल वेट का दे रहा है कि अगर आप वेट उगाते हो, वेट कहीं पे ग्रो करते हो, तो अगर सपोज कि मैं यहाँ पे वेट ग्रो कर रहा हूँ, तो यहाँ हर जगह वेट ही होना चाहिए। यहाँ पे धान का खेती पेड़ी आप नहीं कर सकते हैं, समझ में आया? तो इसे क्रॉप कहते हैं। यू ऑलरेडी नाउ दैट क्रॉप आर ऑफ डिफरेंट टाइप्स लाइक सीरियल्स। आप ऑलरेडी जानते हो कि जो क्रॉप्स होते हैं वो डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स, जैसे कि सीरियल्स होते हैं, वेजिटेबल्स होते हैं, फ्रूट्स होते हैं। दिस कैन बी क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ देयर सीजन। अब ये जो क्रॉप होता है, इसको आपसे क्वेश्चन पूछेगा, बताओ ये जो हम सीरियल्स होते हैं, वेजिटेबल होते हैं और ये फ्रूट्स होते हैं, ये इसको हम क्लासिफाइड जो करते हैं किसके बेसिस पे करते हैं? तो आपको ध्यान होना चाहिए, इसको हम किसके बेसिस पे क्लासिफाइड करते हैं मेरे भाई? सीजन के बेसिस पे। आपसे बिल्कुल ये क्वेश्चन कभी भी और कहीं भी पूछा जा सकता है कि इसको हम किसके बेसिस पे क्लासिफाई करते हैं? इसको हम सीजन के बेसिस पे क्लासिफाई करते हैं। अब यहाँ पे एक लाइन और आपको याद रखना है, वो लाइन क्या है? बहुत बेहतरीन लाइन देखना। इंडिया इज अ वास्ट कंट्री। इंडिया क्या है? एक वास्ट कंट्री। किसके लिए? क्रॉप प्रोडक्शन। ये बेहतरीन है, ये डायरेक्ट क्वेश्चन आपसे कभी भी पूछा जा सकता है। बताओ इंडिया कैसा कंट्री है क्रॉप प्रोडक्शन के मामले में? तो बहुत बड़ा कंट्री है, वास्ट कंट्री है। द क्लाइमेटिक कंडीशन लाइक टेम्परेचर, अब यहाँ पे आगे देखेंगे अगर आप, the climatic condition like temperature, humidity, rainfall vary from one place, one region to another according to their rich variety of crops are, है ना, क्या है? variety of crop growing different part on of the country despite this diversity two broad cropping pattern can be identified as। अब यहाँ पे देखो ये लाइन आपको क्या कह रहा है कि आपको पता है हमारे इंडिया के अंदर, है ना, अलग अलग क्लाइमेटिक कंडीशन के अकॉर्डिंग। अब यहाँ पे कंडीशन कौन सा आ रहा है मेरे भाई? क्लाइमेट के कंडीशन पे। तो क्लाइमेटिक कंडीशन के अकॉर्डिंग कितने टाइप के क्रॉप बता रहे हैं आपका? यहाँ आपका आंसर ही कह रहा है कि बेस्ड ऑन क्लाइमेट, यहाँ पे लिख देना बेस्ड ऑन क्लाइमेट, है ना, बेस्ड ऑन क्लाइमेटिक कंडीशन जो हमारा क्रॉप है। कितने टाइप के क्रॉप है भाई? देखो यहाँ पे एक आपको खरीफ दे रखा है और दूसरा क्या दे रखा है? रबी दे रखा है। दोनों को पढ़ते हैं अभी। तो पहला क्या है मेरे भाई? लिख लो, पहला जो है खरीफ क्रॉप और दूसरा क्या है? रबी क्रॉप। तो ये दो क्रॉप आपके किसके बेसिस पे है मेरे भाई? ये दोनों आपका है क्लाइमेटिक कंडीशन के बेसिस पे है। और कौन कौन सा क्लाइमेटिक कंडीशन? क्लाइमेटिक कंडीशन में अगर यहाँ पे देखेंगे तो आपके एनसीईआरटी में जो गिवन है, और आपको बस ये याद रखनी है, पहला आपको गिवन है टेम्परेचर गिवन है, दूसरा आपका क्या गिवन है? ह्यूमिडिटी गिवन है, और तीसरा गिवन है रेनफॉल गिवन है। कहाँ पे बरसात ज्यादा हो रहा है, कहाँ पे बरसात कम हो रहा है, टेम्परेचर ज्यादा है कि कम है, ह्यूमिडिटी ज्यादा है या कम है, उसके बेसिस पे आपके क्रॉप को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। एक है आपका खरीफ क्रॉप और दूसरा है आपका रबी क्रॉप। अब पढ़ते हैं पहला खरीफ क्रॉप। तो खरीफ क्रॉप क्या है? बहुत ही आसान सा डेफिनेशन, इसके लिए आपको दो चार पॉइंट याद रखना है। मैं उन दो चार पॉइंट को आपको मैं अंडरलाइन करके देता हूं। देखो, खरीफ क्रॉप्स आर विच आर शोन इन रेनी सीजन। सबसे पहले खरीफ क्रॉप में आपको क्या याद रखना है? इसको कब शोन करते हैं मेरे भाई? इसको कब बोया जाता है? इसको रेनी सीजन में, इसको बरसात वाले सीजन में बोया जाता है। रेनी सीजन इंडिया के अंदर, देखो स्पेशली किसके बात हो रही है यहाँ पे? इंडिया के बारे में बात करें भाई। इंडिया के अंदर जो रेनी सीजन होता है वो कब होता है? जून से सितंबर में। जून मंथ से सितंबर में। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, बताओ खरीफ क्रॉप कौन से सीजन में बोया जाता है, शोन किया जाता है? तो आपको बोलना है कि रेनी सीजन में। इसका जो कौन सा मंथ होता है, अगर आपसे मंथ पूछे तो फिर आप क्या बोलेंगे मेरे भाई? फिर आप बोलेंगे जून से सितंबर। जैसे इसका एग्जांपल भाई, मोस्ट इंपोर्टेंट चीज है एग्जांपल, तो आपको याद होना ही चाहिए। जैसे पेडी हो गया, मेज हो गया, सोयाबीन, ग्राउंडनट, ये सारे के सारे आपके एनसीईआरटी में गिवन है। और इसे आप हाल में 110% है कि आप इसे याद कर लेना, इसे बगैर याद किए एग्जाम देने जाना ही नहीं। तो अब आते हैं रबी क्रॉप। तो रबी क्रॉप में भी आपको दो पॉइंट याद रखनी है। सबसे पहले ये कौन से सीजन में ग्रो किया जाता है? जल्दी बोलो भाई। ये आपके विंटर सीजन में ग्रो किए जाते हैं। देखो वो कौन से सीजन थे भाई मेरे? ये आप कहते हैं रेनी सीजन, और ये कौन सा सीजन है? विंटर सीजन। तो आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा, है ना। कोई दिक्कत हो, कोई परेशानी हो तो आप बिल्कुल कमेंट करना। अब देखो ये जो है मंथ कौन सा मेरे भाई? जो मंथ है ये अक्टूबर टू मार्च है। तो आपको मंथ याद होना चाहिए, आपको एग्जाम्पल याद होना चाहिए। इसमें देखो क्या क्या याद करना है मैं थोड़ा सा बता दूं। सबसे पहले आपको एग्जाम्पल तो बहुत अच्छे से याद होना चाहिए। एग्जाम्पल क्या है? देखो एनसीईआरटी का एटलीस्ट एग्जाम्पल आप याद कर लो अच्छे से, और ये कौन से सीजन में है, कौन से मंथ में है। देखो एग्जाम्पल और कौन से सीजन में बोया जा रहा है, इसका मंथ है। ये 3 पॉइंट आपको इन दोनों के बारे में अच्छे से याद होना चाहिए, बहुत अच्छे तरीके से, इतने बेहतरीन तरीके से याद कर लो कि नींद में कोई पूछे तो आपको नाम बोल देना है। तो इसका जो एग्जाम्पल है, देखो एग्जाम्पल क्या है मेरे भाई? एग्जाम्पल आप में देखना है तो क्या वेट हो गया, ग्राम हो गया, पी मस्टर्ड, ये सारे के सारे कैसे क्रॉप है मेरे भाई? रबी क्रॉप है। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। अब आते हैं आपके एनसीईआरटी में जो नेक्स्ट टॉपिक गिवन है वो है बेसिक प्रैक्टिस ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन। तो क्रॉप प्रोडक्शन के लिए बेसिक प्रैक्टिस क्या है? ठीक है, तो देखो ये आगे जब पढ़ते हैं यहाँ पे क्या कह रहा है? कल्टीवेशन ऑफ
क्रॉप इन्वॉल्व सेवरल एक्टिविटी। यहाँ पे जो कल्टीवेशन होता है, जो उपजाऊ होता है, उसके अंदर कितने प्रोसेस होते हैं? क्या एक ही प्रोसेस होता है? नहीं, सेवरल प्रोसेस या सेवरल एक्टिविटीज होते हैं। क्योंकि एक प्रोसेस से आपका क्रॉप जो होता है वो ग्रो नहीं कर सकता। मतलब क्या कि अगर आप जाओ खेती करने जाओ, है ना, अगर अगर फार्मर हो, अगर आपको मतलब कि पेडी का खेती करनी है, क्या एक ही प्रोसेस में हो जाएगा? नहीं, उसके लिए स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है, बहुत से प्रोसेस। अभी एक एक प्रोसेस के बारे में डिटेल में पढ़ने वाले हैं। और आपका यहाँ पे इस पैराग्राफ में क्या कह रहा है, ये जो प्रोसेस है ऐसा नहीं कि सिर्फ फार्मर के लिए ही ये चीज है लागू होता, नहीं, ये जो प्रोसेस अप्लाई होता है, चाहे आप हाउस में है ना, आप देखो बहुत से लोग क्या होते हैं, ऑर्नामेंटल प्लांट लगाते हैं हाउस में, मतलब घर को सजाने वगैरह के लिए, या बहुत से ऐसे होते हैं कोई गार्डन में लगाते हैं, गार्डनर होते हैं। और जो खेती करते हो तो फार्मर से बोले खेती करते हैं, चाहे वो फार्मर्स हो, चाहे वो गार्डनर हो, चाहे वो ऑर्नामेंटल प्लांट हो, ये प्रोसेस लगभग लगभग सब में सेम ही होता है ना। ऐसा नहीं कि उसके लिए अलग प्रोसेस, इसके लिए अलग, ऐसा कुछ नहीं है, सबके लिए सेम प्रोसेस होते हैं, सिमिलर प्रोसेस। और सारा प्रोसेस यहाँ पे देखो आपके एनसीईआरटी में गिवन है। इसके लिए देखो कुछ एग्रीकल्चर प्रैक्टिस है, आपको इसका सीक्वेंस याद रखना है, और आपसे क्वेश्चन बिल्कुल सीक्वेंस में पूछा जाता है। सबसे पहले क्या करते हैं मेरे भाई, सबसे पहले करते हैं प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। सबसे पहला प्रोसेस, चाहे वो कुछ भी करो, आप मैंने आपको बताया, चाहे आप घर पे प्लांट लगा रहे हो, चाहे आप खेती कर रहे हो, चाहे आप गार्डनर हो, गार्डन में प्लांट लगा रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, तो आपको ये प्रोसेस को फॉलो करना है। सबसे पहले प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, तो सोइंग, एडिशन ऑफ मैन्योर एंड फर्टिलाइजर, इरिगेशन, प्रोटेक्शन फ्रॉम वीड, हार्वेस्टिंग एंड स्टोरेज। ठीक है भाई, तो आपको इस सीक्वेंस में याद रखना, ऊपर से नीचे, है ना, ऊपर से नीचे, मतलब कि आपका एक सीक्वेंस है। इस सीक्वेंस को आप क्या कर लो मेरे भाई, इस सीक्वेंस को आप याद कर लो। आपसे सीक्वेंस से पूछा जाता है, बताओ मुझे एग्रीकल्चर प्रैक्टिस का सीक्वेंस को अरेंज कीजिए, और जो सबसे पहला प्रोसेस है वो कौन सा होता है, सबसे क्वेश्चन पूछेगा, बताओ सबसे पहला फर्स्ट प्रोसेस ऑफ एग्रीकल्चर प्रैक्टिस, तो आपको क्या बोलना है मेरे भाई, आपको बोलना है प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। आपसे पूछेगा लास्ट प्रोसेस क्या है, स्टोरेज होता है। पूछता है कि सोइंग के बाद वाला प्रोसेस बताओ, तो एडिंग मैन्योर। आपसे पूछेगा कि इरिगेशन के बाद वाला बताओ, तो ये हो जाएगा। आपसे पूछेगा सोइंग से पहले का प्रोसेस बताओ, तो आपको क्या बोलेंगे मेरे भाई, प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। तो इस टाइप के कुछ क्वेश्चन आपसे आपको देखने को मिल सकता है। आप कभी अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो बिल्कुल ऐसा क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है। तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। तो नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको करवाने वाला हूँ स्टेप बाय स्टेप। सबसे पहले प्रिपरेशन सॉइल पढ़ेंगे, उसके बाद सोइंग ऑफ सीड पढ़ेंगे, है ना, उसका एडिंग मेन्यू, मतलब ये एक एक प्रोसेस को अब मैं डिटेल में आपको पढ़ाऊंगा। ठीक है भाई, देखो यहाँ पे पूरा अच्छे से पढ़ेंगे। तो आज इतना ही रखते हैं, और थैंक यू सो मच। देखो वीडियो अगर आपको पसंद आया तो आप इसे जरूर लाइक करना, अपने दोस्तों से जरूर शेयर करना, और अगर चैनल पे फर्स्ट टाइम आया है तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलना। अगर आपको कोई भी डाउट हो, कोई भी दिक्कत हो, कोई परेशानी हो, एएमयू, जेएमआई, बीएचयू, किसी भी एग्जाम से रिलेटेड आपको कुछ भी डाउट हो, कुछ क्वेश्चन करना है, तो आप कमेंट कर सकते हो। अदरवाइज आप, ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है, आप मुझे यहाँ पे कमेंट, मुझे मैसेज करना, मैं आपको वहाँ पे जरूर रिप्लाई देता हूँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए ओके बाय। अपना ख्याल रखें और अच्छे से पढ़ाई करें।